फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हाजिर हो चुके होंगे आज के इस प्यारे से सेशन में, आज की इस प्यारी सी वीडियो में, जहां मैं आज आप सभी के सामने लेकर आई हूँ हमारे क्लास 9th में जो 3rd नंबर का हमारा चैप्टर है परमाणु एवं अणु, इसका एक क्विक रिविजन, जहां पर हम बहुत ही कम टाइम में 15 मिनट और उससे भी कम समय में इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं, जहां सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में। तो पहली बात तो ये कि बच्चे एटम और मॉलिक्यूल में तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए, जिसके लिए सबसे पहले तो मैं एक एटम को लेकर कुछ कॉन्सेप्ट बताती हूँ। एटम जिसे हिंदी में बच्चे हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। क्लियर मैम? ये एटम यानी कि परमाणु क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी भी पदार्थ की बच्चे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। क्या बोला मैंने? किसी भी पदार्थ की स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि क्या होती है बच्चे? सबसे छोटी इकाई होती है। क्लियर? सबसे छोटी इकाई ये होती है किसी भी पदार्थ की स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि सबसे छोटी इकाई होती है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट है। जैसे अगर मैं इसके टुकड़े करूंगी ना, लास्ट में क्या बचेगा? एक एटम। और एक एटम के अंदर ही उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा। इसी के साथ मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, ये हो गया क्लियर है ना। और ये जो एटम होता है ना, अभी हम आगे जानेंगे कि दो या दो से ज्यादा तत्व ही आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं। अब तत्वों की बात आ रही है तो जैसे अगर मैंने तुमसे बोला है कि मैंने अगर Na2 लिखा है तो इसमें सोडियम के कितने एटम हो जाएंगे? 2। अब समझ पा रहे हो ना? अगर मैंने तुमसे बोला है Cl2 तो क्लोरीन के कितने एटम हो जाएंगे? 2। अगर मैं लिख रही हूँ Cl4 यानी ये क्लोरीन के कितने एटम दे देगा? 4। तो अब ये दो या दो से ज्यादा तत्व ही आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं। जैसे H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है बच्चे? 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तत्व हैं, इन्होंने मिलकर एक यौगिक बनाया। बेसिकली H2O क्या हो गया? वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात आती है कि मैम ये रासायनिक संयोजन का नियम हमें क्या बोलता है। तो कुछ साइंटिस्ट के नाम याद करो पहले तो। एक तो है भैया क्या? लेवोजिए और फिर जोसेफ एल प्राउस्ट। इन साइंटिस्ट ने ही हमें क्या बताया था? बहुत अधिक प्रायोगिक कार्य के पश्चात रासायनिक संयोजन के नियम दिए, जिसमें 2 नियम आते हैं, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक बच्चे स्थिर अनुपात का नियम। दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें क्या बताता है? सो ध्यान से सुनो, आई डोंट थिंक सो कि आगे ये होगा, तो मैं यही आपको बता देती हूँ। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें द्रव्यमान यानी मास के बारे में बताता है। जैसे मान लेते हैं कि कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से होगी तो फिर ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो इसी के साथ मैं तुम्हें बता दूं कि मान लेते हैं कि कार्बन का जो मास है वो कितना है बच्चे? 50 किलोग्राम है और ऑक्सीजन का कितना है भैया? 5 किलोग्राम है। तो इनके मेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसका भी मास कितना हो जाएगा बच्चे? 55 किलोग्राम ही होगा। ये ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है। स्थिर अनुपात का नियम हमें बताता है कि यहाँ पर जो यौगिक या कंपाउंड बनता है उनके बीच में जो रेशो होता है द्रव्यमान का, या इनके बीच का जो रेशो होता है वो हमेशा कैसा होता है? कांस्टेंट यानी कि स्थिर होता है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। इसमें अब डाल्टन कहाँ से आ गए मैम? ये जॉन डाल्टन यहाँ कैसे आ गए? क्योंकि कारण है, जॉन डाल्टन नाम के ही साइंटिस्ट एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें सबसे पहले एटम के बारे में बताया था, परमाणु के बारे में बताया था, और एटम को लेकर बच्चे अपनी थ्योरी ही क्या कर दी थी? प्रस्तुत करी थी। एटम को लेकर अपना जो है सिद्धांत दिया था कि परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है भैया, ये अनडिवाइडेड होती है, अविभाजित होती है और ये अविनाशी होती है, इसका विनाश भी नहीं किया जा सकता है। ये किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने बताया था। सो डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। कैसे? सभी द्रव्य का मतलब यहाँ पर बच्चे सभी पदार्थ से हो, चाहे वो ठोस हो चाहे वो द्रव हो, द्रव मतलब लिक्विड, या फिर वो क्या हो? गैस हो। ये द्रव लिखा है और ये द्रव्य, दोनों में अंतर है। सो सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, यानी हर एक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि बच्चे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं।
कहते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, एटम अनडिवाइडेड स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में ना तो सृजित होता है और ना ही इसका विनाश होगा। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं बच्चे? समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। पहली बात तो अगर सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म देखें तो समान है, लेकिन अलग अलग तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान भी अलग होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर कंपाउंड बनाते हैं और किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। क्या समझ में आई इतनी बात? अब परमाणु क्या होते हैं तो अभी मैंने आपको बता दिया कि भैया जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने ही हमें बताया कि ये अनडिवाइडेड होते हैं, अविनाशी होते हैं, है ना, अविभाजित और अविनाशी होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, है ना, ये सारी चीजें इन्होंने बताई थी। लेकिन फिर कुछ साइंटिस्ट और आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बताया, जिसकी वजह से इनकी थ्योरी क्या हो गई? गलत। एक और चीज मैं तुम्हें यहाँ बताती हूँ, केवल जॉन डाल्टन ही नहीं, एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। ये कैसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले हमें एटम जैसा कुछ होता है, परमाणु जैसा कुछ होता है, ये बताया था। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ पर आई? इन्होंने कहीं रिटन प्रूफ नहीं दिया था, इसलिए आज तक हम इनका नाम ऐसे नहीं पढ़ते। जॉन डाल्टन है और उन्होंने उनकी पूरी थ्योरी को अपने पे नोट डाउन कर लिया और उन्होंने ही इसके बारे में बताया, रिटन प्रूफ दिया, तो आज के डेट में हम इन्हीं का नाम पढ़ते हैं। अब बात आती है परमाणु कितने बड़े होते हैं। पहली बात तो ये बहुत छोटे होते हैं, है ना। कैसे होते हैं बच्चे? बहुत छोटे। स्टार कर रही हूं मैं फिर भी क्योंकि क्वेश्चन आता है। ये बहुत छोटे होते हैं, ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना भी नहीं कर सकते ना, इससे भी ज्यादा छोटे होते हैं। तुम अपनी नग्न आंखों से या अनएडेड आइज से तो बच्चे इसे देख ही नहीं सकते हो। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखते हैं तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन जाएगी। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जा सकता है और 10⁹ मीटर इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? ये 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। और 1 मीटर किसके बराबर होता है? 10⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है। इसका सापेक्ष आकार देख लेना, क्योंकि सबके बारे में पूछा जाता है एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन परमाणु के बारे में पूछा जाता है तो इसका जो त्रिज्या है मीटर में वो 10⁻⁻10 होती है। वाटर मॉलिक्यूल की पूछेंगे 10⁻⁹ होती है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की 10⁻8 होती है। रेत के कण की 10⁻4, चींटी की 10⁻3, सेब की कितनी होती है? 10⁻⁻1 बच्चे -1 होती है। ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं? देखो भाई, क्लास 9th में हो, है ना, और क्लास 10th में जाओगे तो तुम्हें फर्स्ट चैप्टर ही मिलेगा रासायनिक अभिक्रियाएं, जहां हमें उसके समीकरण भी पढ़ने होंगे, है ना। अब बहुत तरह तरह के रिएक्शन आएंगे, तरह तरह की इक्वेशंस होंगी, पर तुमने कभी सोचा है कि अगर मैं बोल रही हूँ कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो ये सिंबल्स कहाँ से आए, है ना। तो पहले तो सिंबल्स नहीं थे, पहले तो इन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था, बाद में ये आए हैं। समझ रहे हो? जैसे हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन पूरा अगर हमें कहीं लिखना हो तो हम इस प्रतीक का प्रयोग करते थे, ऐसा और ऐसा। वहीं फास्फोरस के लिए इसका यूज करते थे, कॉपर के लिए इसका, गोल्ड के लिए इसका, कार्बन, सल्फर, सीसा, ये सभी के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रतीक चिन्ह जो है वो प्रयोग करते थे। सो डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ प्रतीकों के कुछ तत्वों के प्रतीक यहाँ पर हम देख रहे हैं। जॉन डाल्टन ने ही इन सभी के क्या दिए थे बच्चे? हमें सिंबल्स दिए थे। जॉन डाल्टन ने ही इन सभी के हमें क्या बताए थे? सिंबल्स के बारे में बताए थे। बट कहीं ना कहीं इसका यूज करना हमारे लिए थोड़ा सा बच्चे क्या था? डिफिकल्ट था, है ना। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन में हम इसे यूज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं था। फिर क्या हुआ? कुछ तत्वों के प्रतीक ही निकल कर आए, है ना। और जैसे एल्यूमिनियम को पूरा एल्यूमिनियम ना लिखकर सीधे हम क्या लिख सकते हैं? Al। हमेशा ध्यान रखना कि अगर फर्स्ट एक ही अल्फाबेट है तो वो कैपिटल होगा, लेकिन 2 अल्फाबेट है तो ये रूल निकाला गया कि फर्स्ट हमेशा कैपिटल और सेकंड हमेशा स्मॉल होगा। सो अल्फाबेट हमने देखा, एल्यूमिनियम का A कैपिटल और L कैसा है? स्मॉल है। ऑर्गेन का A कैपिटल और R कैसा है? स्मॉल है। बेरियम का B कैपिटल है और A कैसा है? स्मॉल है। बोरोन का B केवल B है तो कैपिटल हो गया। ब्रोमीन का B कैपिटल R स्मॉल। कैल्शियम का C कैपिटल A स्मॉल। कार्बन में केवल C आएगा, क्लोरीन में Cl हो जाएगा। कोबाल्ट C, और सुनो
सी और अगर आपने बड़ा कैपिटल ओ कर दिया, मतलब बड़ा ओ कर दिया, दैट मीन्स कैपिटल ओ कर दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। आपको यहाँ पर कोबाल्ट के बारे में बताना है तो आपको सी और स्मॉल ओ लिखना होगा, जो कि एक एलिमेंट यानी कि तत्व है। कॉपर Cu हो जाएगा, फ्लोरीन कैपिटल F होगा, स्वर्ण सोना Au होगा, हाइड्रोजन कैपिटल H होगा, आयोडीन कैपिटल I होगा, आयरन कैपिटल Fe हो जाएगा, सीसा Pb होगा, मैग्नीशियम Mg होगा, नियॉन Ne होगा, नाइट्रोजन कैपिटल N होगा, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सिलिकॉन, चांदी, सिल्वर, सोडियम, सल्फर, यूरेनियम, जिंक। आपकी NCERT में जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं, इन सभी के जितने भी सिंबल्स हैं, कृपया करके इन सभी सिंबल्स को पढ़ लेना। ना नेक्स्ट आते हैं कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तरफ। बच्चे अगेन सेम थिंग, ये सभी के परमाणु द्रव्यमान कैसे होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, कार्बन का कितना होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, कैल्शियम का 40 होता है। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ रेशो। H2O वाटर है, इनके बीच का जो रेशो है ना वो फिक्स्ड होगा। कैसे होगा? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, एटम कितने हैं इसके 2, तो मैंने लगा दिया 2। ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चे 16 होता है, ऑक्सीजन के कितने एटम है 1, तो मैंने 16 1 जा 1 लिख दिया। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, इनके बीच का रेशो कितना निकल कर आया है 1:8। कुछ भी ले लो, मतलब मैं तो कह रही कुछ भी ले लो। अभी हमने स्थिर अनुपात का नियम देखा था ना, वो हमें यही बताता है कि इनके बीच का जो रेशो है वो कैसा होगा, स्थिर ही होगा। हाइड्रोजन है तो उसका परमाणु द्रव्यमान 1 ही होगा, और अगर ऑक्सीजन है तो 16 ही होगा, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। अणु क्या होते हैं, व्हाट इज मॉलिक्यूल्स? तो भाई मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जैसे CO2 हो गया, जैसे H2O हो गया, जैसे NH3 हो गया, जैसे CH4 हो गया। ये सब यौगिक यानी कि कंपाउंड ही हैं। तत्वों के अणु, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। ऑर्गेन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु से तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा ही बने होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। अधिकांश अधातुओं में बच्चे नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है ना। उदाहरण, अगर ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है तो उसे द्विपरमाणुक अणु कहते हैं, विच इज O2। अगर भाई 2 के स्थान पर हम इसमें 3 एटम का यूज करेंगे ना तो ये ओजोन बना देगा, ओजोन गैस बना देगा। समझ रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। अब कुछ तत्वों की ना परमाणुकता पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक नॉन मेटल की बात करें, ऑर्गेन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब नॉन मेटल है। ये इनकी परमाणुकता अलग अलग है। जैसे ऑर्गेन, हीलियम, इनकी परमाणुकता कितनी होती है 1, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन की परमाणुकता कितनी होती है बच्चे 2 होती है, फास्फोरस के 4 होती है और सल्फर की बहुत सारी होती है। बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है। धातु की बात करेंगे, सोडियम एक परमाणु से मिलकर बना होता है, आयरन जो है एक परमाणु से मिलकर बना होता है, एल्यूमिनियम भी एक परमाणु से मिलकर बना है, कॉपर भी बच्चे एक परमाणु से मिलकर बना होता है। समझे कि नहीं, हाँ या ना? इसी के साथ रासायनिक सूत्र लिखना, एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, है ना, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, जिसमें केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है तो इसका भी रूल होता है, यानी कि बच्चे क्या होता है, नियम होता है, जिसके लिए आपको किसका यूज करना होता है, सिंबल्स का ही यूज करना होता है ना। आप इसे पूरे शब्दों का प्रयोग करके भी कर सकते हो, ये इक्वेशन का यूज करके, जैसा कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहाँ पर अभिकारक का काम करेगा और ये उत्पाद का। आयंस के बारे में सुन लो, 2 तरीके के होते हैं, धन आयन और क्या होते हैं, ऋण आयन, अभी आगे आएगा। सो धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। आवेशित कणों को आयन कहते हैं, पेपर में पूछा जाता है। जो धातु होते हैं ना बच्चे, धन आयन जो होते हैं ना, इसका निर्माण किसी परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन के निकाल देने से होता है। सिंपली अगर मैं बताऊं, इलेक्ट्रॉन का जहां पर भी क्या कर दिया जाएगा, त्याग, हमेशा वहां पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसी को हम क्या कहते हैं, धनायन। और जितने भी बच्चे मेटल्स होते हैं ना, वो क्या, उसके ऊपर चार्ज कैसा मिलता है, पॉजिटिव चार्ज मिलता है। कैसा मिलता है, पॉजिटिव, क्योंकि वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन
किसी को सेक्रीफाइस कर देते हैं। और ऋणायन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का काम करते हैं। ऋणायन का निर्माण किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण होता है। और अधातुएं कैसी होती हैं, ऋणायन बनाती हैं। यानी कि बच्चों जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। समझ पाए कि नहीं। और बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं, तो जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है उन्हें बहुपरमाणु आयन कहते हैं। और इन पर एक निश्चित आवेश होता है, जिनके एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने है। क्लियर। जब आप बेटा 10th क्लास में जाओगे ना तो आपको और अच्छे से समझाया जाएगा कि एक एटम और आयन में क्या अंतर होता है। हालांकि अगर आप मेरी वो फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखोगे तो वहां पर मैंने पूरा बताया है। आज 15 मिनट के इस टॉपिक में जितने पॉसिबल इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते थे वो मैंने बता दिए। सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्यारे प्यारे से कॉमेंट्स करना नहीं भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।